दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स, जो चैप्टर 7 है, उसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। पूरा चैप्टर का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, चैप्टर 7 का जो नाम है वो है राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स। दोस्तों, इस चैप्टर में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो मेजर मूवमेंट्स हुए थे उसको इस चैप्टर में बताया गया है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट हमारे इंडिया में हुए थे। कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट थे, कुछ सोशल मूवमेंट थे और कुछ वुमेन के मूवमेंट्स थे। तो हर मूवमेंट का एक अलग अलग स्कोप था, अलग अलग रीज़न थे। तो इसको लेकर ही इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। दोस्तों, कुछ मूवमेंट्स को कहा जाता है पार्टी मूवमेंट, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी या फिर अलग पार्टी इन्वॉल्व होती है। और कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो नॉन पार्टी मूवमेंट होते हैं, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो मूवमेंट को बताया गया है वो है चिपको मूवमेंट। दोस्तों, चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड के कुछ विलेजेस में हुआ था। हमारे इंडिया में जो उत्तराखंड स्टेट है, उस उत्तराखंड स्टेट में कुछ विलेजेस में ये आंदोलन हुआ था। तो क्या हुआ था कि 1973 में उत्तराखंड के कुछ विलेजेस में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने लोकल जो विलेजर्स थे उनको कहा था कि वो एग्रीकल्चरल टूल के लिए जो पेड़ को ट्रीज को नहीं काट सकते। उनको कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड किया कर दिया था कि जो लोकल विलेजर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए पेड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन वही लैंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने एक दूसरे जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको दे दिया था फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इसको लेकर जो लोकल जो विलेजर्स थे उनका बहुत बड़ा आपत्ति था, क्योंकि एक तो उनका जो खुद के विलेज के ज़मीन को गवर्नमेंट उनको यूज़ नहीं करने दे रहे थे। तो और दूसरी तरफ वही लैंड को वो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे बिजनेस पर्पस के लिए। तो इसको लेकर चिपको मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। लोकल विलेजर्स का ये मानना था कि जो लोकल जो जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसमें लोकल विलेजर्स का हक है, राइट है। उसमें बाहर का आउटसाइडर का कोई हक नहीं है। तो ये उनका बेसिकली आर्गूमेंट था। तो उनका ये कहना था कि जो अगर बाहर के कॉन्ट्रैक्टर आकर उनके लोकल विलेजेस में पेड़ों को काटेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो लोकल जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और लोकल जो विलेजर्स है उनका इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होगा। क्योंकि लोकल विलेजर्स तो जो जो थे वो वही फॉरेस्ट के ऊपर वो सर्वाइव करते थे। तो उनका जो इकोनॉमिकली बहुत ही उनका लॉस होगा। तो इसको लेकर ये मेन मुद्दा था चिपको आंदोलन का। दोस्तों, चिपको आंदोलन का जो अगर हम बात करें क्या रिजल्ट था, तो विक्ट्री हुआ था विलेज कम्युनिटी का। उसके बाद ह्यूज पॉपुलेशन जो वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया था इस मूवमेंट में। गवर्नमेंट ने 15 इयर्स के लिए जो हिमालयन रीजन में पेड़ काटने से बैन लगा दिया था, जब तक फुल्ली जो ग्रीन कवर है वो रेस्टोर नहीं हो जाता। उसके बाद चिपको मूवमेंट एक बिगिनिंग था। उसके बाद बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और जो एनवायरमेंटल मूवमेंट हमारे देश में हुए थे। तो जो चिपको आंदोलन था वो एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था, पेड़ों को बचाने के लिए, और जो लोकल विलेजर्स थे उनको राइट को प्रिजर्व करने के लिए एक मूवमेंट था। दूसरा दोस्तों जो मूवमेंट दिया गया है इस चैप्टर में वो है दलित पैंथर्स। दोस्तों, जो दलित पैंथर्स थे वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, दलित ग्रुप के, दलित कम्युनिटी के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये दलित पैंथर्स। और ये फॉर्म हुआ था 1972 में। ये जो दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन था, इसका एक ही एम था कि दलित के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट में फाइट करना। हम देखते हैं कि दलित जो लोग हैं वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इंडियन सोसाइटी में उनको बहुत सारा टॉर्चर, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में जो दलित पैंथर्स जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ताकि जो दलित के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है हमारे इंडिया में, उसको बंद करने के लिए, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। तो दलित जो पैंथर्स थे उनका डिमांड था कि रिजर्वेशन का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, कंप्लीट एबोलिशमेंट हो अनटचेबिलिटी का हमारे इंडियन सोसाइटी से। तो ये उनका कुछ डिमांड था।
तो ये मूवमेंट बहुत हद तक सक्सेस भी हुआ था। उसके बाद जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया था 1989 में। तो जो चिपको आंदोलन था वो एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था, और जो दलित पैंथर्स था वो हम कह सकते हैं कि दलित कम्युनिटी के जो राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट मिलने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद उसका जो मूवमेंट आता है वो है भारतीय किसान यूनियन। दोस्तों इस टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि जो भारतीय किसान यूनियन है वो हमारे देश के जो पीजेंट थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो भारतीय किसान यूनियन हमारे फार्मर्स के एक ऑर्गेनाइजेशन था, और मोस्टली जो फार्मर्स थे वो वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा रीजन से थे। तो ये इसको फॉर्म किया गया था क्योंकि हमारे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा जो पिजन के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको अगेंस्ट में फाइट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो जो भारतीय किसान यूनियन था उसका कुछ डिमांड था गवर्नमेंट के लिए। तो भारतीय किसान यूनियन का सबसे बड़ा डिमांड यह था कि हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस फॉर वेट एंड शुगर केन। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब 99 के टाइम पे जब हमारे देश में LPG रिफॉर्म आया था तो हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ था, जिसके लिए बाहर के जो कंपनीज थे वो इंडिया में आकर अपने जो प्रोडक्ट थे उससे पूरा इंडिया का मार्केट फ्लरिश हो गया था। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया का जो खुद का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो वेट था, जो राइस था, उसका सेल कम हो गया था। तो इसके लिए जो पुअर फार्मर थे उनका बहुत ही लॉस हुआ था। तो इसके लिए उनका जो पहला डिमांड था वो ये था कि जो वेट, शुगर केन, इन सब के लिए जो गवर्नमेंट का फ्लोर प्राइस है वो गवर्नमेंट हाई करे ताकि उनका सेल बढ़े पहले की तरह। दूसरा यह था कि जो इंटरस्टेट मूवमेंट, जो फार्म प्रोड्यूस का जो इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको हटाना। तीसरा था कि इलेक्ट्रिसिटी को रीजनेबल प्राइस से सप्लाई करना। उसके बाद जो डिमांड था वो ये था कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट पेंशन का शुरुआत करना, और लास्ट में यह था कि जितने भी हाई फार्मर्स लोन्स थे उसको माफ़ करना। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड था भारतीय किसान यूनियन का। अगर हम बात करें कि भारतीय किसान यूनियन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो सबसे पहले इनका जो एक्टिविटी था वो थोड़ा अलग था। वो रैलीज करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, सीटिंग्स करते थे। तो इनका जो जो प्रदर्शन का जो तरीका था, उनका जो मूवमेंट का तरीका था वो थोड़ा अलग था। उसके बाद मोस्ट फार्मर जो थे भारतीय किसान यूनियन का वो सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनका जो ब्रिंगिंग का जो तरीका था मतलब वो ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत सिस्टम को यूज़ करते थे सभी को एक साथ लाने के लिए। तो ये दोस्तों भारतीय किसान यूनियन का जो एक कंस्ट्रक्टिव एक प्लान था, एक मूवमेंट था। उसके बाद तो जो मूवमेंट आता है वो है एंटी इराक मूवमेंट। दोस्तों इराक का मतलब होता है अल्कोहल। तो ये एक वुमेन मूवमेंट था, जो आंध्र प्रदेश के कुछ वुमेन थे जिन्होंने अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको कहा जाता है एंटी इराक मूवमेंट। वुमेन का ये जितने भी वुमेन थे आंध्र प्रदेश के, उनका ये डिमांड था कि जो अल्कोहल जो सेल होता है उसको उसके ऊपर बैन लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि अल्कोहल से जो बहुत सारा टैक्सेस होता था, बहुत सारा इनकम था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम था, तो इसको सडनली बैन करना इतना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी जो वुमेन थे उन्होंने बहुत ही करेजियसली अल्कोहल के अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया था, ताकि जो उनके फैमिली में जितने भी मैन हैं उनके द्वारा जो अल्कोहल का कंजप्शन होता था उसको कम करने के लिए उन्होंने एक डिमांड रखा था कि अल्कोहल कम्प्लीटली बैन होना चाहिए सप्लाई में। क्या रीज़न था कि वुमेन ने अल्कोहल बंद करने का मूवमेंट स्टार्ट किया था? सबसे पहले दोस्तों जो अल्कोहल था वो जो उनके फैमिली में जितने भी मैन थे उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर रहा था। तो उनका फैमिली मैटर में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद जो रूरल इकोनॉमी में बहुत सारी इफ़ेक्ट हो रहा था, फैमिली इकोनॉमी में बहुत सारी इफ़ेक्ट हो रहा था, क्योंकि जितने भी इनकम मेंस करते थे वो कहीं ना कहीं उनके नशे में चला जाता था। उसके बाद जो वुमेन को टॉर्चर फेस करना पड़ता था उनके हस्बैंड के द्वारा उनके घर में, तो ये भी एक रीज़न था। उसके बाद बहुत सारा क्राइम का इंक्रीजमेंट हुआ, बहुत सारा वायलेंस का इंक्रीजमेंट हुआ। तो इन सब रीज़नों के द्वारा आंध्र प्रदेश के जो वुमेन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने अगेंस्ट अल्कोहल के अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कहा जाता है एंटी अराक मूवमेंट। दोस्तों एक वुमेन मूवमेंट था एज वेल एज ये एक सोशल मूवमेंट भी था। उसके बाद से जो मूवमेंट
आता है वो है नर्मदा बचाओ मूवमेंट। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो क्या था, ये एक मूवमेंट था, ये डैम बनाने का अगेंस्ट में मूवमेंट था। तो क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के द्वारा मेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें टोटल 30 बिग डैम्स, 135 मीडियम डैम्स और 3,000 स्मॉल डैम्स को बनाने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके क्या एडवांटेज था, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि अगर बहुत बड़े बड़े डैम्स क्रिएट किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, इरिगेशन सिस्टम में प्रोडक्टिविटी आएगा, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, इफेक्टिव फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल होगा। लेकिन दोस्तों इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था, क्योंकि जो लोग थे उनका ये मानना था कि अगर इतने बड़े बड़े डैम्स बनेंगे तो हमारा क्या होगा, हम किधर रहेंगे। तो जो लोकल लोगों का एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो इतने सालों से एक जगह पर बस रहे थे वो कहाँ जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो लोग थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ताकि ये जो डैम्स बनाने का जो नर्मदा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज के साइड में जो डैम्स बनाने का प्रोजेक्ट था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। तो दोस्तों इसी तरह इस चैप्टर में एंड होता है, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक ये दिया हुआ है कि लेसन्स फ्रॉम द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट से हमें, ये जो मूवमेंट हमने पढ़ा, इनसे क्या क्या लेसन मिला, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप खुद खुद पढ़ कर आपके तरीक़ों से जो लेसन आपने क्या सीखा वो आप नोट्स बनाइएगा। तो पूरा चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी टॉपिक लेफ्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं वो भी कवर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।